जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना समय गवाए एक बार हम लोग निफ्टी के चार्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। दोस्तों थोड़ा सा आज धीरे धीरे समझें क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी को याद होगा, लगभग मैं 20-25 दिन पहले मैं एक बहुत आपको इंपॉर्टेंट लेवल बोला था। उस टाइम वो लेवल थी 23,600 की। 23,600 वो इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए थी क्योंकि वो था आपका 200 DEMA। जब भी 200 DEMA के नीचे मार्केट गिरता है वो साइन होती है वीकनेस की, और उस समय ऐसा ही हुआ था। 200 DEMA के नीचे मार्केट गिरा था और कंटिन्यूस मार्केट नीचे गिरा था। अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि 200 DEMA के काफी नजदीक, यानी 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी नजदीक पहुंच गया है मार्केट। 200 DEMA है 23,400 का, और फ्राइडे कल की क्लोजिंग है 23,350। एक बार अगर 200 DEMA के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है फिर बाद में करेक्शन के चांस और ज्यादा कम हो जाते हैं। यहाँ ऐसा हो कि बहुत ज्यादा मार्केट नीचे गिर जाए, उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब है कितना डिफरेंस सिर्फ 50 पॉइंट का है। कल यानी जब मैंने परसों के दिन पे एनालिसिस की थी तब मैंने यही बात कही थी कि निफ्टी को जो रेसिस्टेंस आएगा वो होगा 23,400 का। 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग, रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्लियरली कहा था कि 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर उसका अगला टारगेट 23,550 से 23,600 खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। कल एक्चुअली तो कोई भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी ज्यादा तेजी आएगी। लग रहा था कि भाई जो दो वीकली एक्सपायरी वो एक बार के लिए निपट गई हैं तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसा लगभग सभी जन उम्मीद लगा रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं। और उसमें एक और पॉइंट ये भी थी कि भाई थर्सडे के दिन पे भी जो DIIs है उन्होंने बेचा था, तो लगा कि DIIs ने बेचा है तो शायद उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग इमीडिएट बेसिस पे नहीं आएगी, ऐसा लग रहा था, दिमाग में तो यही चल रहा था। यहाँ हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आवे, पर हुआ उल्टा। मार्केट खुला थोड़ा सा नीचे, दैट इज डिफरेंट थिंग। थोड़ा नीचे खुलने के बाद में फिर वापस से मार्केट ऊपर गया और एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट, इवन तो 50 पॉइंट 52 पॉइंट दूर है, पर फिर भी काफी ज्यादा नजदीक अपने डे हाई से क्लोज हुआ है। कल का जो डे हाई था वो था 23,402 का और क्लोज हुई है 23,350। अब 23,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल, दो कारण से मैं आपको बता चुका था। एक तो टेक्निकल बेस्ड ये लेवल थी कि सॉरी 23,390 का पहले का आया था, वो था 11 फरवरी का, और दूसरा 200 DEM में 23,400 पे ही बैठ रहा था। तो इंट्राडे लेवल्स पे तो उसने 23,400 क्रॉस किया, 2 पॉइंट के लिए सिर्फ नाम मात्र ही क्रॉस किया, पर फिर बाद में नीचे गिर गया। अब हमको क्या देखना है कि क्या 23,400 के ऊपर निफ्टी क्लोज देता है कि नहीं मंडे एक, और दूसरा क्या उसके बाद और ऊपर टिकता है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, जो मोमेंटम में FIIs की तगड़ी बाइंग हो रही है। FIIs के डेटा की मैं डिस्कशन करूंगा, एक जस्ट खाली एक आइडिया दे दूं कि 11,000 करोड़ रुपए की बाइंग की उन्होंने कल के दिन पे, यानी 21 मार्च को जो FIIs की बाइंग है वो 11,000 करोड़ रुपए की है, जो कि परसों की बाइंग से भी, थर्सडे की बाइंग से भी ज्यादा है। बट उसके पहले एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते कि अब आगे क्या। देखिए, क्योंकि आज की क्लोजिंग या फ्राइडे क्लोजिंग 23,350 है, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस जो बैठेगा वो 200 पॉइंट का बैठेगा। वो स्टॉप लॉस मैं ऑन द बेसिस बता रहा हूं कि जो कल का लो है 23,132, तो आप उसको मैं थोड़ा राउंड फिगर करके, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ 10-15 पॉइंट या 25-50 पॉइंट आप अपने हिसाब से कीजिए डिसीजन, पर मेरी समझ के देखिए 23,150 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 23,150 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है या उसके नीचे अगर क्लोज होती है तो फिर बाद में आपको और थोड़ी बहुत करेक्शन दिखेगी या थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। मंदी में नहीं आ रहा है मार्केट में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंदी में नहीं आ रहा है मार्केट, थोड़ी बहुत आपको करेक्शन जरूर दिख सकती है एक बार अगर 23,150 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है या क्लोजिंग देता है। तो अगर आप लॉन्ग हो तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठना चाहिए वो होना चाहिए 23,150। सिमिलरली सिंस
देखिए यहाँ पे शॉर्ट वालों के लिए तो हम काफी टाइम से मना करें कि शॉर्ट नहीं रखिए, अपनी पोजीशन शॉर्ट नहीं रखिए, पर फिर भी अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट है तो ऑटोमेटिकली क्या बैठेगा, आपका जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस बैठेगा वो बैठेगा 23,550। अब 23,550 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर यहाँ से आपको और ज्यादा तेजी दिखेगी और उसके बाद जो ऑटोमेटिकल लेवल बन जाएगी वो होगी 23,700 की। इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 10 फरवरी को 23,568 का हाई मारा था। इसके ऊपर फिर बाद में ये लेवल आएगी जो कि 7 फरवरी की थी 23,694, जो कि 23,700 होता है। तो इसीलिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठना चाहिए वो बैठना चाहिए 23,550। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस 23,550, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट दूर है। सिमिलरली अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस बैठना चाहिए 23,150, अगेन जो कि यहाँ से 200 पॉइंट दूर है। तो 200 पॉइंट के दूरी पे दोनों आपके स्टॉप लॉस बैठ जाएंगे। ये मैंने आपको व्यू दे दिया है निफ्टी के ऊपर। निफ्टी डेली चार्ट हमने एक बार डिस्कशन कर लिया, एक बार के लिए वीकली सिर्फ एक बार देख लेते हैं। वीकली में तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी। इस कैंडल को एक्चुअली मारूबोजू कहा जाता है। मारूबोजू का मतलब ये कि जहां पे आपका लो और ओपन सेम होता है और क्लोजिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट डे हाई पे होती है। यहाँ क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली हाई पे होती है और वह भी ऐसे ही है। देखिए जो इस वीक की ओपनिंग थी 22,353.1 पाए, उतनी ही आज उसका लो है, निफ्टी का लो है वीकली बेसिस पे, यानी ओपन और लो सेम बैठा है और हाई से सिर्फ 52 पॉइंट ही दूर बंद हुआ है। तो वीकली बेसिस पे तो 50 पॉइंट मायने ही नहीं रखता है। तो ये कैंडल तो एक्चुअली मारूबोजू बनी है। अब मारूबोजू कैंडल अगर वीकली बेसिस पे बनी है, अगर और बेरिशनेस आनी है वीकली बेसिस पे तो वो स्टॉप लॉस बहुत दूर का बैठेगा, वो बैठ जाता है आपका 22,350। अब 22,350 तो कहीं पे भी आता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी ये कैंडल को तोड़ता हुआ इमीडिएट बेसिस पे नहीं दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो 950 पॉइंट की तेजी हुई है। 950 पॉइंट की तेजी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। ट्यूसडे के दिन पे जब रैली आई थी मार्केट में लगभग 1.5% की, 1.5% थोड़ी सी ज्यादा ऊपर थी मार्केट, तो सबने सोचा है कि भाई शायद जितने भी शॉर्ट वाले हैं उनकी पोजीशन एक बार के लिए काटी गई है, एक बार के लिए वहां पे थोड़ी बहुत एग्रेसिव बाइंग की गई है, बट देन शायद और ज्यादा तेजी नहीं होगी ऐसा लग रहा था। बट देन फिर भी वेडनेसडे को तेजी रही, थर्सडे को तेजी रही। थर्सडे को तो लगा था कि बस अभी अब और नहीं होगा क्योंकि डीआई से बेचा था, पर और जो एग्रेसिवली जो कंटिन्यूस बाइंग की है एफआईएस ने, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या चेंज हो गया अचानक से वो तो किसी को भी नहीं पता है। बट बाइंग तो एफआईएस की तरफ से आ रही है। शायद उनको वैल्यूएशन अचानक से बहुत ज्यादा सस्ते लगने लग गए हैं। लार्ज कैप में तो अलग बात है, ऑब्वियसली तेजी तो लार्ज कैप मिड कैप दोनों में आई है। बट देन यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट डिस्कशन करते हैं, जो हमारा डिस्कशन पॉइंट रहता है वो हमेशा निफ्टी का रहता है, तो हम सब निफ्टी पे ही बात करेंगे। तो निफ्टी की 4.25% की जो तेजी आई है ये बहुत रेयर ऐसा होता है। रेयर इंस्टेंसेस पे ही इतनी ज्यादा करेक्शन या इतनी तेजी, इतनी ज्यादा मंदी आती है। इसके पहले देखिए यहाँ पे 4.77% का करेक्शन था, ये था 16 दिसंबर वाला वीक, और उसके पहले यहाँ पे 4.45% का करेक्शन था, ये था आपका 30 सितंबर वाला वीक। ये वो वीक था जहां से एक्चुअली में मंदी शुरू हुई थी 27 सितंबर से। तो ऐसे 4% वाले आपको वीक बहुत कम मिलेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीक भी होते हैं, जैसे यहाँ पे टोटली 155 पॉइंट की खाली मंदी, या यहाँ पे आपको 2% की तेजी, उसके पहले आपको 3% की मंदी। तो ऐसे आपको बहुत सारे वीक मिलेंगे। 1-2% हफ्ते में प्लस माइनस होना अलग बात है, बट देन 4.25% की तेजी के आपको वीक कम मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आने वाला हफ्ता भी 4% की तेजी पे जाएगा, पर हो सकता है कि 1 से 1.5% या हो सकता है 2% आपको तेजी दिख जावे, ऐसी काफी ज्यादा चांसेस हैं। मारूबोजू का तो रूल ये बोल रहा है कि यहाँ से आपको और ज्यादा तेजी दिखनी चाहिए। अब वो तेजी और कितनी होगी वो तो हमको आने वाले हफ्ते में ही पता चलेगा। वैसे तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो शायद आपको ये लेवल दिखा देवे, जो कि 23,600 तो इमीडिएट बेसिस है, उसके बाद ये 23,800 मुझे लग रहा है एटलीस्ट वीकली बेसिस पे आ सकता है, जो कि यहाँ से आपका 450 पॉइंट दूर है, जो कि 2% बैठा है। तो ये मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, कि 2% की और तेजी आ सकती है एनीवेज, क्योंकि
आपका मंथली एक्सपायरी, अभी जो वीक है वो मंथली एक्सपायरी में हम एंटर कर चुके हैं। तो हो सकता है कि एफआईएस की जितनी भी शॉर्ट पोजीशन हो वो एक बार के लिए वो शायद या तो प्रॉफिट बुक कर लें या तो अपने सारे के सारे शॉर्ट्स काट लें, ऐसा हो सकता है। अब होगा नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, बट देन वीकली बेसिस पे चार्ट काफी स्ट्रांग है। जो बहुत ज्यादा दूर का स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो 22,350 बैठ रहा है, जो कि 1000 पॉइंट दूर है। उसके ऊपर हमको डिस्कशन नहीं करना है, क्यों, और हम लोग का प्रेफरेंस यही होता है कि हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। डेली हमारा व्यू आता है, तो ऑन डेली चार्ट्स जो आपका स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया है। लॉन्ग पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट दूर 23,150 बैठेगा। शॉर्ट पोजीशन में भी आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट दूर 23,550 बैठेगा। अब एक बार के लिए हम लोग डेटा पे भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। एफआईएस की कल तगड़ी बाइंग है, 7,470 करोड़ की बाइंग, यानी मोटा मोटी 7,500 करोड़ रुपए की बाइंग है सिर्फ कैश सेगमेंट में। डीआईएस ने बेचा है, पर डीआईएस ने आधा बेचा है, 3,200 करोड़ का बेचा है, या आधे से भी कम बेचा है, ऐसा कह सकते हैं। डीआईएस अभी सोच रहे हैं कि अगर एफआईएस बाइंग कर ही रहे तो हम जितना ऊपर, और अगर हमको जितना ऊपर ज्यादा मार्केट मिलेगा उतना ऊपर बेचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डीआईएस की 2 दिन से सेलिंग आ रही है। अब पहले दिन पे यानी 20 तारीख को तो उतना ही सेलिंग किया जितना एफआईएस ने बाइंग किया, बट दिन कल के दिन पे डीआईएस ने थोड़ा सा अपना हाथ रोका है। उनको लग रहा होगा कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो जाने देते हैं, टेक्निकल भी मार्केट स्ट्रांग है तो और ऊपर अगर जा रही है तो जाने देते हैं, थोड़ा और ऊपर बेचेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा ऐसा व्यू आ रहा है। तो 7,500 करोड़ रुपए की बाइंग तो आपकी बैठ गई कैश सेगमेंट में। 1180 करोड़ या 1200 करोड़ मान लीजिए आपकी स्टॉक फ्यूचर्स, और 2400 करोड़ रुपए की आपकी बाइंग आ जाती है इंडेक्स फ्यूचर्स। अगर ये तीनों को मैं ऐड कर दूं तो 11,100 करोड़ बैठता है, अगर गलत नहीं हो तो 1200 और 2400 3600, 3,600 और 7,500 मान लीजिए, तो 11,100 करोड़ ही बैठता है। 11,100 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। उसमें अगर मैं 3,000 करोड़ अगर माइनस कर दूं तो आपका फिर भी अगर गलत नहीं हो तो मैं 7,000 नहीं, करेक्ट 7,900 करोड़ रुपए की नेट बाइंग है इन टोटलिटी। अगर देखा जाए तो कल के दिन पे 21 मार्च 7,900 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया ही है मार्केट में। अब दोस्तों एक बार के लिए 5 दिन जो गए ना, 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक, इन सभी में ही एक्चुअली एग्रेसिव बाइंग रही है। देखिए 18 तारीख को छोटी बाइंग थी 700 करोड़ रुपए की, 20 तारीख को 3200 करोड़ रुपए की, 21 तारीख को 7,500 करोड़ की। दो जो छोटी सेलिंग रही है, एक छोटी सेलिंग रही है 1,1100 करोड़ मान लीजिए 19 तारीख, और 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग रही है 17 मार्च को। ये भी अगर माइनस कर दिया जाए तो भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए की फ्रेश बाइंग है। कैश सेगमेंट में सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ कैश सेगमेंट में फ्रेश बाइंग है 6,000 करोड़ रुपए की एफआईएस की। तो दोस्तों एफआईएस काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए वीकनेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। इवन दो मार्केट लग रहा है, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ आरएसआई बात कर रहा हूं। अभी एक और टेक्निकल पैरामीटर भी डिस्कशन कर लेते हैं आरएसआई का। आरएसआई पहुंच गया है 66 के लेवल्स पे। अब नॉर्मली आरएसआई जब 70 आता है तो ओवरबॉट का जोन आ जाता है, पर आरएसआई 70 का आने के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 200 से 300 पॉइंट आराम से एक खिंचाव मार्केट में आ सकता है। अगर आरएसआई 70 या 71 पहुंचता है तो आपका 23,800 की मार्केट रहेगी उसके, अगर, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ओवरबॉट जोन में आते हो तो ही आप सेलिंग करोगे, यानी 23,800 कांट बी रूल आउट। मेरा दिमाग ये कहता है कि आने वाले हफ्ते में आपका जो टारगेट बनेगा निफ्टी का वो 23,800 बनना चाहिए, मेरी समझ ये कहती है वीकली बेसिस पे। बाकी अदरवाइज तो डेली बेसिस पे तो मैं आपको अपना व्यू दे ही रहा हूँ कि आपका क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। फॉर द टाइमिंग मार्केट में तेजी है, मंदी में अगर आप हैं तो बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं कीजिए, यही मेरा आपका सुझाव है। मंदी में अगर आप हैं तो बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं कीजिए। दोस्तों यहीं पे हम अपना शो आज वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा शो देख के पैसा बना रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम और कुछ बदलाव करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दे सकते हैं। दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.